medullary pyramids in between medullary pyramids cortical tissue, मैंने नहीं किया भाई, cortical tissue, tissue of cortex लिख सकते हो इसको, ब्रैकेट में लिख लेना tissue of cortex, cortical tissue are present, that is called renal column, पहला वर्ड लिखना renal column, renal column, ब्रैकेट में लिखना कॉलम ऑफ बर्टिनी, इस रीनल कॉलम को क्या बोल सकते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी भी बोला जाता है। अब इस कॉलम ऑफ बर्टिनी को देखो इधर पिक्चर में, यहां देखना ध्यान से, ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बीच ये जो कॉर्टेक्स के टिश्यूज एक्सटेंडेड हैं, इनको बोला जाता है कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये कॉर्टिकल टिश्यूज हैं या इनके बीच एक्सटेंडेड हैं, या इनके बीच एक्सटेंडेड हैं, इधर भी है इधर भी है, इनको क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, तो ये याद रखना है, कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है, कॉर्टिकल टिश्यू जो पिरामिड के बीच में एक्सटेंडेड है, किसके बीच में, पिरामिड के बीच में एक्सटेंडेड है, दैट इज कॉल्ड रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टिनी। और कॉलम ऑफ बर्टिनी के नाम पे सवाल मिलेगा आपको बहुत सारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन, ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन epithelial tubular structure, epithelial tubular structure called nephrons, इनको क्या बोलेंगे, nephrons बोलते हैं, called nephrons। आगे ब्रैकेट में लिखना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बंद करने के बाद विच अरेंज्ड रेडियली, या आप हाँ ठीक है इतना लिख लो, विच अरेंज रेडियली। अब देखो किडनी का स्ट्रक्चर एक बार यहाँ पे ध्यान से देखना, किडनी का अगर हम ये सेंटर मान लें तो ये रेडियस पे अरेंज होता है, जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस जो बनाई गई हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको, नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन का मतलब ये इस लाइंस का मतलब ये हुआ कि नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा तो पिरामिड में होता है, किसमें होता है, रीनल पिरामिड में होता है, और कुछ हिस्सा आपका क्या होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है। कौन से रीजन में, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। अगर यहां देखोगे तो ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में भी कुछ हिस्सा इसका प्रेजेंट होता है, कुछ हिस्सा इधर आपका कहां होगा, इधर पिरामिड वाले रीजन में। तो जो इनका अरेंजमेंट है, पहले तो ये समझना है कि रेडियल अरेंजमेंट है, सेंटर टू ये पेरीफेरी पे है तो रेडियस इसको बोलेंगे, रेडियली अरेंज्ड होता है ये। एंड नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कहां पे है, पिरामिड में, और कुछ पार्ट कहां पे है, कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड सम इन मेडुला, कुछ हिस्सा इसका कहां पे है, कॉर्टेक्स में है, और कुछ हिस्सा इसका कहां पे है, मेडुला में है। फटाफट आप इसको नोट कर लो। एक पॉइंट तो आपको पता है कि ये क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को एंड फॉरेन केमिकल्स को बॉडी से रिमूव करता है, इट रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट एंड फॉरेन केमिकल्स। अब ये फॉरेन केमिकल्स क्या होते हैं, फॉरेन केमिकल्स में आप ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे पहला नाम लिख लो ड्रग्स, जैसे आप बहुत सारे प्रिजर्वेटिव खाते हो,
प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो बॉडी को जरूरत नहीं होता है बट वो बॉडी में जाता है। कुछ मेटल्स हो सकते हैं, कुछ आयंस हो सकते हैं, तो इन सब को ये रिमूव करता है। पहला इसका फंक्शन है, इट रिमूव्स क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड फॉरेन केमिकल्स। फॉरेन केमिकल्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। जो हम दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन तो खाया होगा कभी न कभी सबने, वो जब भी अपने खाते हो तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाके एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, और जहाँ उसका साइट ऑफ एक्शन होता है उधर काम करता है। काम करने के बाद वो केमिकल बॉडी को चाहिए नहीं, जैसे वो काम पूरा हुआ, आपको वो उस प्रॉब्लम से ठीक करने के बाद वो केमिकल बॉडी से रिमूव करना होता है, और वो किडनी करता है। क्या करता है वो, किडनी उसको रिमूव करता है। तो ड्रग्स आप ये मत सोच के खाया करो कि दवाई हमारे लिए अच्छा है और हम खा लें, ठूस लें, जो कि आज का कल्चर हो गया है कि थोड़ा सा हेडेक हुआ, वो पैरासीटामोल लाना जरा है। हाँ, कई लोग नाम से बोलते हैं, या फिर कुछ भी, कहीं पे भी बॉडी में पेन हुआ पैरासीटामोल खा लो, ऐसे जैसे वो प्रसाद खा रहे हैं। नहीं खाना चाहिए। आपको उतना पेन बर्दाश्त करना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। बॉडी अपने आप एडजस्ट कर लेगा, एक टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। जब लगे कि हाँ वो एक्सट्रीम पे जा रहा है तो आपको दवाई की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। इट रेगुलेट्स बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी एंड आयन कंसंट्रेशन। आयन कंसंट्रेशन को इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। अभी इस सीजन में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का वो घोल खूब पिलाया जाता होगा, या घर वाले कहते हैं पी लो, क्योंकि इस समय ज़्यादा खतरा होता है कि ये आयन कंसंट्रेशन इम्बैलेंस हो जाए। तो इसका काम भी किडनी का ही है कि बॉडी में आयंस का कंसंट्रेशन ठीक ठीक मेंटेन रहे, वो रेगुलेट करता है। तो लिखो, इट रेगुलेट्स बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी एंड, क्या लिखोगे, आयन कंसंट्रेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। ये बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या समझते हो? हाँ जी, ऑस्मोलैरिटी से क्या समझते हैं ये बताइए। ऑस्मोलैरिटी से क्या समझ रही है? टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड का इस एग्जांपल ले लेते हैं। तो ब्लड में अपन ने एक कंपोनेंट बात किया था, शुगर, याद है सबको? शुगर होता है, ये सप्लायर है, हर सेल तक ले जाता है। तो शुगर का कंसंट्रेशन एक फिक्स्ड है कि इतना कंसंट्रेशन शुगर का ब्लड में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, प्रॉब्लम है। उससे कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है, क्या होगा? अगर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड का सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा जिसे आप कहते हो, फिर उसको फ्लो कराने में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, वो डायबिटीज के केस में हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूट होते हैं ब्लड में, एक मैंने एग्जांपल लिया है शुगर। ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। शुगर का कंसंट्रेशन कम भी हो सकता है, तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। अगर इसका शुगर का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया, जो नॉर्मल रेंज है, तो अब इसका ब्लड का आपका कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। और डाइल्यूट हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर सबसे पहले लो चला जाएगा, और ब्लड प्रेशर लो हुआ तो फिर क्या होगा, फिर से वही जो ब्लड प्रेशर हाई पे होता था उसका उल्टा होएगा, है ना। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, एनर्जी नहीं बनेगा, बेहोशी सी आएगी, बेहोश हो सकते हो जाओ, है ना। बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं बनेगी जितना आपको चाहिए होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं पूरा होगा। रेगुलेशन ऑफ पीएच, एसिड बेस बैलेंस। आपके हर बॉडी के अलग अलग रीजन में ना अलग अलग पीएच होता है, उस पीएच को मेंटेन करता है किडनी। रेगुलेशन ऑफ पीएच, या फिर क्या लिखोगे, एसिड बेस बैलेंस। एक ये दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इसका नाम लिखो, इट सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स। नाम लिखना, पहला है एरिथ्रोपोइटिन, दूसरा है रेनिन। और अभी हम इस चैप्टर में रेनिन के बारे में बात करेंगे। रेनिन का स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना, RENIN है। एक बार ये सवाल बन चुका है नीट का। रेनिन ये नहीं बना, एक्चुअली पूछा था कि वो डाइजेस्ट गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है, तो
4 ऑप्शन बनाने हैं, एक ऑप्शन में लिख दिया, दूसरे ऑप्शन में लिख दिया, तीसरे ऑप्शन में कुछ गलत लिख दिया, जैसे मान लो लिख दिया एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, और चौथे में लिख दिया नन ऑफ दीज। अब आपके दिमाग में किडनी का फंक्शन को लेकर सिर्फ एक बात नहीं चलना चाहिए कि ये सिर्फ एक्सक्रीशन कराता है, इसके बाद भी जो फंक्शंस है ना उस पर सवाल बनते हैं और बहुत सारे मिलेंगे। आपका दिमाग वहां खराब होगा जहां आपको नहीं याद होगा, ठीक है। तो इसलिए सारे फंक्शंस याद रखना, किडनी का मतलब सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं है। अब हेडिंग बना लो, इंटरनल या स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, या नहीं नेफ्रॉन अभी मत करो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पूरा करके फिर नेफ्रॉन पढ़ेंगे। किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूरेटर। हेडिंग बनाओ यूरेटर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का दूसरा ऑर्गन कौन सा है? अ पेयर ऑफ किडनी था, उसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर, तो यूरेटर हेडिंग बनाओ। लिखना फ्रॉम रीनल पेल्विस, फ्रॉम रीनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे बना लो बस, यूरिनरी ब्लैडर। रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन passes through a tube, इसी को बोला जाता है यूरेटर। इसी ट्यूब को क्या बोलते हैं? यूरेटर। रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर तक का यूरिन पास होना एक ट्यूब से होता है, पास किया जाता है, एंड दैट ट्यूब इज टर्म्ड एज यूरेटर। नंबर लिख लेना इसका 2। नंबर कितने हैं? 2 हैं। हाँ पेयर लिख सकते हो। नंबर कितने लिखोगे? 2। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे यूरेटर में नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, ओपनिंग ऑफ यूरेटर, ओपनिंग ऑफ यूरेटर इन यूरिनरी ब्लैडर, opening of ureter in urinary bladder is oblique, कैसा है? ऑब्लिक ओपनिंग होता है। ऑब्लिक ओपनिंग का पर्पस क्या है? ऑब्लिक समझ अभी आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे ये देखो, ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट है, और ये लाइन कैसी कही जाएगी? ऑब्लिक कही जाएगी। तो इसकी ओपनिंग जो आपकी, ये देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है, थोड़ा हिस्सा दिखाया गया है, और ये यूरेटर आके इसमें ओपन हो रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आके ओपन नहीं होता, इस स्ट्रेट ओपनिंग नहीं है इसकी। कैसी ओपनिंग है? थोड़ी सी ऑब्लिक है। कैसी है? ऑब्लिक। तो ये ध्यान रखना है। ऑब्लिक ओपनिंग का पर्पस क्या है? दिस ऑब्लिक ओपनिंग प्रिवेंट, आगे लिखना, दिस ऑब्लिक ओपनिंग ऑफ यूरेटर प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ यूरिन, ये अंडरलाइन कर लेना। ऑब्लिक ओपनिंग ऑफ यूरेटर प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ यूरिन। तो बैकफ्लो जो यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन वापस ना हो, क्योंकि प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता पड़े, तो उस एक्सटर्नल प्रेशर पे अगर स्ट्रेट ओपनिंग हुई तो यूरिन बैकफ्लो हो सकता है। ऑब्लिक ओपनिंग होती है तो मिनिमाइज करा जाता है, कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्लिक ओपनिंग पे सवाल बन सकता है। नेक्स्ट ऑर्गन का नाम लिख लो, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। नंबर याद हो गया सबको? 1। दूसरा लिखो, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर in which temporary storage of urine
टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस। क्या? नंबर 1 लिखो, इन विच टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस। यूरिन का थोड़ा टाइम के लिए यहां पे स्टोरेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स वॉल is made up of its wall is made up of special tissue। अब वो टिश्यू के नाम लिखना, एक्सटर्नली डेट्रेसर मसल, एक्सटर्नली क्या लिखोगे? डेट्रेसल मसल। और इंटरनली लिखना, मतलब क्या हुआ, इसकी वॉल जो है वो 2 लेयर से बनी है। इंटरनली ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम के जो नाम लिखेंगे के लिए जो टर्म यूज करते हैं, यूरोथीलियम भी बोला जाता है इसको, यूरोथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथीलियम। और इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम के पास एक सबसे स्पेशल बात होती है, इट हैज, यहीं पे लिख लो इसी के नीचे, इट हैज ग्रेट कैपेसिटी ऑफ इलास्टिसिटी। इनके पास क्या होती है? ग्रेट कैपेसिटी होती है किसकी? इलास्टिसिटी का। ये ध्यान रखो, इट हैज ग्रेट कैपेसिटी ऑफ इलास्टिसिटी। और डेट्रिसल मसल जो है, हाँ, डेट्रिसल मसल की बात हो गई, एंड ट्रांजिशनल मसल। ये डेट्रिसल मसल को लिख लेना कि ये इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री नेचर का है, वॉलेंट्री नेचर का नहीं होता। मीन्स इस पे आपका विल पावर काम नहीं करता है। अब इसकी मदद से क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की प्रेजेंस की वजह से ये, इसके पास ज्यादा पावर आती है किसकी? इलास्टिसिटी की। तो मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिन को ये क्या कर सकता है? स्टोर कर पाता है। या हम कहें कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन इट कैन स्टोर इन एडवर्स कंडीशन। नॉर्मली तो नहीं, एडवर्स कंडीशन में आपका ये स्टोरेज एक ज्यादा अमाउंट का यूरिन को स्टोर कर सकता है। लिख लो वही नीचे जहां पे इलास्टिसिटी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में यहीं पे लिखना, ड्यू टू दिस urinary bladder can store a large amount of urine, large amount of urine। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यूरिनरी ब्लैडर opens outside या opens into लिखना, outside अभी मत लिखो, opens into a tube called urethra। इसको हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। लिखो, हेडिंग बना लो, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में लिखना
opening of urinary bladder, opening of urinary bladder, दूसरा लिखना, दूसरा पॉइंट, इट इज मेम्ब्रेनस डक्ट, इट इज मेम्ब्रेनस डक्ट। यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग को यूरेथ्रा बोलेंगे और ये मेम्ब्रेनस डक्ट है। और यूरेथ्रा के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे वो आपका इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना। इट opens into penis in male, मेल इंडिविजुअल में ये ओपन होता है कहां पे, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंड दूसरा ओपन्स इनटू वल्वा, दैट इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये फीमेल में, इन फीमेल, इन फीमेल। तो दोनों ऑर्गन का नाम याद रखना, ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स पता चलेंगे, पढ़ेंगे जब भी, है ना। ये 12th का सिलेबस है। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पेनिस बोला जाता है और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा बोला जाता है। तो इनकी ओपनिंग पे सवाल बनते हैं, अभी के लिए आपको ये इतना नाम याद रखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज गार्डेड बाई 2 स्फिंक्टर्स, इट इज गार्डेड बाई 2 स्फिंक्टर्स। 2 स्फिंक्टर से ये यूरेथ्रा गार्डेड होता है और इनको लिखेंगे हम आउटर एंड इनर। आउटर एंड इनर। आउटर स्फिंक्टर यहां देखो तो आपको, हाँ, इधर कहीं होगा और इनर स्फिंक्टर इधर कहीं होगा। आउटर एंड इनर, ये आउटर स्फिंक्टर बोला जाएगा और ये इनर स्फिंक्टर बोला जाएगा। ठीक है, जिसमें से आउटर स्फिंक्टर और इनर स्फिंक्टर के सामने लिखना, इनर स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री है। अभी हम एडल्ट्स के लिए लिख रहे हैं, ये जो बात लिख रहे हैं, इनर स्फिंक्टर इनमें इनवॉलेंट्री होता है और आउटर स्फिंक्टर वॉलेंट्री होता है। ये लिख लो, हाँ, स्फिंक्टर ये लिखा हुआ है। तो स्फिंक्टर क्या बोलोगे, स्फिंक्टर जो भी आपको लगता है लिख लो, स्फिंक्टर लिख लो। आउटर आपका कैसा है, वॉलेंट्री है, एंड इनर इनवॉलेंट्री। एडल्ट्स में, जबकि इन्फेंट्स में दोनों इनवॉलेंट्री होते हैं। ये आप नोट कर लो, इन्फेंट्स में ये दोनों इनवॉलेंट्री होते हैं। और ये स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, इनका काम है, लिखो नोट करके, these sphincters helps in या रेगुलेट मिक्चुरेशन। ये स्फिंक्टर्स का काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ यूरिन या पास आउट ऑफ यूरिन। These sphincters regulate micturition। तो एक्चुअली अब करते क्या हो मिक्चुरेशन के टाइम पे, देखना इधर, नॉर्मली ऐसे लिखना, नॉर्मली आउटर या स्फिंक्टर, मसल्स ऑफ स्फिंक्टर लिखेंगे, मसल्स ऑफ
स्फिंक्टर्स गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। जब हमें यूरिन पास आउट करना होता है तो इट गेट्स रिलैक्स्ड, मसल्स इसकी जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं और ओपनिंग्स जो हैं वो खुल जाती हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको या ऐसे लिख लो, ड्यूरिंग मिक्चरेशन muscles of sphincters gets relaxed, ये रिलैक्स हो जाता है तो अपना यूरिनरी ब्लैडर से बाहर। मिक्चुरेशन का मतलब जिसको नहीं याद है तो आप नोट करके क्या इसी के नीचे लिख लेना, पास आउट ऑफ यूरिन, यूरिन का बाहर निकालना, दैट इज अ मिक्चुरेशन। बोलो, सारे ऑर्गन्स हो गए खत्म। अब आपको ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया था, इनके सारे ऑर्गन्स की बात खत्म हो गई है, खत्म हो गई है या फिर अभी रहती है? अभी थोड़ी सी एक बात रहती है, एक्चुअली 2 पॉइंट्स आपको और लिखने हैं। किडनी के बारे में बात कर लिया, यूरेटर के बारे में बात कर लिया, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और यूरेथ्रा के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब किडनी को ब्लड सप्लाई कौन करता है और किडनी से ब्लड लेके कौन जाता है, ये 2 पॉइंट नोट करके हाईलाइट करके लिखो। हिपैटिक वेन के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, फिर ये आगे जाके ब्लड में मिक्स, हार्ट में जाएगा, मिक्स हो जाता है, फिर कंसंट्रेशन कम हो जाता है और किडनी के पास जाके फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन बनता वहां है तो सबसे ज्यादा आने वाले उसके पहले वेन में होगा, फिर जाके वो ब्लड में मिक्स होने के नाते इनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये कुछ जनरल सी बातें हो गई। अब आपको पढ़ना है रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलोगे? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल वर्ड किडनी के लिए ट्यूब्यूल, दैट इज अ फाइन ट्यूब, तो ये है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो इसको रीनल ट्यूब्यूल भी बोला जाता है। दूसरा नाम लिखो, यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल। लेंथ में लिखना अबाउट 3 सेंटीमीटर। कितना लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। आप बहुत छोटा सा ट्यूब है, इमेजिन कर सकते हो क्या होगा। एंड डायमीटर याद लिखो इसका, डायमीटर 20 to 60 माइक्रोमीटर, 20 to 60 माइक्रोमीटर। अब एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स है जी? 100 मीटर। ये भाई साहब को देखो यार, तुम लोग, 1 माइक्रोन होता है 10 की पावर -6 मीटर। ये बहुत छोटे यूनिट्स हैं। तो 20 to 60 माइक्रोमीटर है, तो आप इससे आप 20 into 60 का मल्टीप्लाई करके, बहुत छोटा डायमेंशन है, बहुत, है ना, माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए अपन नहीं देख पाते हैं। और दूसरी बात लिखना, एक पॉइंट, ये कई बार ये टर्म्स लिख चुके हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या? किडनी। लिख लो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नाम तो ऊपर आपने लिखा ही है कि और किन किन नामों से इसको हम जानते हैं और पहचानते हैं, ठीक है।
अब एक साथ में ना इसके ऐसे एक वो बनाओ, यहां स्पेस है थोड़ा सा, ऐसे लिखो नेफ्रॉन। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला लिखो और दूसरा। पहले स्ट्रक्चर का नाम है ग्लोमेरुलस, दूसरे हिस्से का पार्ट लिखो, दूसरे हिस्से का नाम लिखो रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल के कई हिस्से हैं, वो नाम लिखना। पहला हिस्सा नाम लिखो बोमेंस कैप्सूल, दूसरा पार्ट लिखो इसका पीसीटी, तीसरे पार्ट का नाम लिखो हेनलेज लूप, एंड नेक्स्ट लिखो डीसीटी, एंड लास्ट वन इज द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। रीनल टिब्यूल के इतने पार्ट्स में हम इनको पढ़ेंगे। पहला बोमेंस कैप्सूल, दूसरा पीसीटी, तीसरा हेनलेज लूप, चौथा डीसीटी, एंड लास्ट वन इज द कलेक्टिंग डक्ट। ये रीनल टिब्यूल के पार्ट्स हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस के साथ ब्रैकेट में लिख लेना टफ्ट ऑफ कैपिलरी। इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, कैपिलरी का एक गुच्छा है। क्या है? गुच्छा है, एक नेटवर्क है। या फिर इसके लिए टफ्ट की जगह पे नेटवर्क वर्ड भी लिखा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखना, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी भी लिखा जा सकता है। इन्हीं सभी पार्ट्स के बारे में अपन को बात कर लेनी है, तो अपना हो जाएगा कहानी खत्म। नेफ्रॉन का हो जाएगा, अपना नहीं होगा। हाँ, अपनी तो अब शुरू हो रही है। ग्लोमेरुलस लिखो, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी which is formed by afferent arteriole। ये नाम थोड़ा सा ध्यान से लिखना, afferent arteriole, AFFERENT, afferent arteriole, and these capillary join to form efferent arteriole। क्या बनाता है ये? efferent arteriole। अब इस अफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, किधर से होता है, वो अपन देखते हैं। इधर पे नहीं जा रहा हूं, एक बार आपको मैंने बता दिया है कि कहां से ब्लड किडनी तक आएगा। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, और डोर्सल अवोर्टा, तो इसके पहले की कहानी आई थिंक आपको याद है। डोर्सल अवोर्टा किसकी ब्रांच होगी? अवोर्टा की। और अवोर्टा कहां से आता है, कहां से राइज होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये आपको याद होना चाहिए। डोर्सल अवोर्टा की ब्रांच होती है रीनल आर्टरी। डोर्सल अवोर्टा की ब्रांच क्या? रीनल आर्टरी। और कई स्टेप्स पर ये डिवाइड होती है ब्रांचेस में। इट डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस एट मेनी स्टेप्स, कई स्टेप्स पर, 1 से 2, 2 से 4, 4 से। एक्चुअली इतना आप समझ लो, इतनी ब्रांचेस हैं जितने नंबर ऑफ क्या है नेफ्रॉन एक किडनी में। रीनल आर्टरी की इतनी ब्रांचेस जितने नंबर ऑफ नेफ्रॉन उस किडनी में, ठीक है। और ब्रांचिंग होकर रीनल आर्टरी की ब्रांचिंग होने के बाद एंड प्रोडक्ट जो बनेगा
उसको बोला जाता है अफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलेंगे? अफरेंट आर्टरियोल। एंड प्रोडक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑफ रीनल आर्टरी इज द अफरेंट आर्टरियोल। अब मैं एक बात यहां पे लिख रहा हूं, देखना आप लोगों को, इसको ध्यान से लिखना। नंबर ऑफ अफरेंट आर्टरियोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन दैट किडनी। उस किडनी में जितना नंबर ऑफ नेफ्रॉन होगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? फिर करके ये डिवाइड करके इसका भी कई स्टेप पर डिवीजन होगा और बनाता है क्या? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। और इसी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी का नाम आपने क्या रख दिया? बोलो। ग्लोमेरुलस। हाँ, वो तो कब का बंद हुआ? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी फिर से ज्वाइन होकर क्या होगा? अब ज्वाइन होकर क्या बनाएगा? इफरेंट आर्टरियोल। अब मैं दूसरी बात बोलूं, अगर नंबर ऑफ इफरेंट आर्टरियोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेफ्रॉन, तो कोई गलत तो नहीं बोला मैंने? गलत है? नहीं है। जितने इफरेंट आर्टरियोल का नंबर है उतने ही नेफ्रॉन होंगे। ठीक है। अब ये इफरेंट आर्टरियोल क्या करेगा आगे? अभी मैं यही समझा देता हूं, आगे आपको पढ़ना है कि इसके बाद का स्ट्रक्चर क्या बनता है। इफरेंट आर्टरियोल फिर से डिवाइड होता है इफरेंट आर्टरियोल का ब्रांच, यहां आप इसके नीचे ही लिखना, ये फिर से ब्रांचेस में डिवाइड होगा, बनाता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बनाएगा? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। जो रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ कैपिलरी का नेटवर्क होगा, दैट इज कॉल्ड पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। वो अभी हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे। एंड दीज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी ज्वाइन अगेन। अब ये ज्वाइन होगा एंड फॉर्म क्या? वेन्यूल। एंड वेन्यूल ज्वाइन होकर बना देंगी रीनल वेन, जो किडनी से बाहर आता है। जो किडनी से क्या आएगा? बाहर। तो ये पूरा ब्लड वेसल का पाथ है। कहां से मैंने स्टार्ट करा था? डोर्सल अवोर्टा से। और रीनल वेन के बाद आप लिख सकते हो इंफीरियर वेना कावा। रीनल वेन कहां जाके खुलता है? इंफीरियर वेना कावा। ये पूरा सीक्वेंस बनाओ।